नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल का एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। और आज इस मिसाइल का आखिरी टेस्ट लॉन्च सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसी के साथ भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चीन हमसे पहले इस तरह की मिसाइल डेवलप कर चुके हैं और अब हमारे पास भी लंबी रेंज वाली अग्नि मिसाइल की ताकत है। अग्नि 5 मिसाइल 20 मिनट से भी कम समय में चीन पहुंच सकती है और वहां तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल की रेंज में चीन, फिलीपींस, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब करीब आधा यूरोप आता है। और खुशी की बात यह भी है कि अग्नि 5 मिसाइल 85% स्वदेशी है, यानी भारत ने लगभग अपने दम पर आधी दुनिया पर मिसाइल हमला करने की शक्ति अब हासिल कर ली है। वैसे तो भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत के पड़ोसी थोड़े मनचले हैं। इसलिए हमारे देश को समय समय पर ऐसे परीक्षण करने पड़ते हैं ताकि भारत के शांतिपूर्ण व्यवहार का कोई नाजायज फायदा ना उठा सके। अग्नि 5 का वीडियो विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। यह देश के प्रति गर्व महसूस करने का एक सुनहरा मौका है। इसके बाद हम आपको पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में लेकर चलेंगे, जहां यूनाइटेड नागा काउंसिल ने पिछले 56 दिनों से राज्य के महत्वपूर्ण हाईवेज की नाकेबंदी की हुई है और आम लोगों की जरूरत का सामान हाईवेज पर ही अटका हुआ है। ऐसे हालात में मणिपुर में पेट्रोल 350 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है और रसोई गैस के एक सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच गई है। वहां के आम लोगों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे तो दिल्ली से मणिपुर की दूरी करीब 2400 किलोमीटर है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें दिल्ली के मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचने में 56 दिनों का वक्त लग जाता है। यहां पर सवाल यह है कि अगर ऐसे ही हालात पूर्वोत्तर भारत की बजाय यानी मणिपुर की बजाय भारत के किसी दूसरे हिस्से में होते, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में होते, तब क्या होता? शायद अब तक पूरे मीडिया में शोर मच चुका होता और आपसे कहा जाता कि फलां चैनल पर इसकी सबसे बड़ी कवरेज देखिए। मीडिया के इसी दोहरे चरित्र पर आज हम आपके साथ एक संवाद करेंगे और आपको मणिपुर भी लेकर चलेंगे। और आपने महसूस किया होगा कि जब हम बेनामी शब्द को बोलते हैं तो कई बार यह बेईमानी जैसा सुनाई देता है। वैसे तो दोनों के शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन बेनामी संपत्ति के संदर्भ में दोनों शब्दों का भावार्थ एक ही है। काले धन के बाद अब केंद्र सरकार बेनामी संपत्ति पर भी करारा वार करने वाली है। अगर आपके पास भी अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे या किसी और के नाम पर संपत्ति है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो बेनामी हो और आने वाले दिनों में आप इस संपत्ति की वजह से मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए आज हम आपको बेनामी संपत्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोटबंदी और पीएम मोदी के खिलाफ आरोपों को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की मुहिम को झटका लगा है। सीपीएम ने कांग्रेस की इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जेडीयू ने भी अपना रुख साफ नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। Many of these opposition parties are not going to attend. If that is the situation, then we will not be there. We will be there definitely for all 16 of them are there. कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए। इस मीटिंग में इस तरह की का एजेंडे का या प्रोग्राम का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए अभी हम तय करेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा आरजेडी और डीएमके के नेताओं के शामिल होने की खबर है। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें हैं। पार्टी अब तक 175 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव ने अलग से 403 उम्मीदवारों के नाम मुलायम सिंह यादव को भेजे हैं। मीडिया में इन खबरों के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। समाजवादी पार्टी ने मामले पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे और सही आकलन करके टिकट का वितरण समाजवादी पार्टी में होगा। इस पारिवारिक विरोधाभास, इस लूट की बांट चाट में
कहीं प्रदेश बर्बाद ना हो जाए, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है और जानती भी है कि प्रदेश के अंदर अब प्रदेश को उन पार्टियों के हाथों में बागडोर नहीं जा सकती जो परिवार की राजनीति करते हैं। आज शिवपाल यादव और मुलायम सिंह के बीच लंबी बातचीत हुई। टिकट बंटवारे पर अंतिम फैसला मुलायम सिंह यादव को करना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया है। मायावती के भाई के अलावा कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। आनंद के पास इनकम टैक्स विभाग को बेनामी संपत्ति होने का शक है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने आनंद के बैंक खाते की जाँच की है। इसमें 1,43,00,000 रुपए मिले। ये पैसे नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद जमा कराए गए थे। इस बीच मायावती ने नोटबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती के मुताबिक नोटबंदी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। बिना पूरी तैयारी के व जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया जो उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। मायावती के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि सरकार को मायावती से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमको मायावती से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ का चुनाव काफी है सर्टिफिकेट के लिए। भारत ने आज देश की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 11 बजे के करीब अग्नि 5 को चौथी बार लॉन्च किया गया। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसके दायरे में पूरा चीन आ जाएगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक आज के टेस्ट के बाद अग्नि 5 को सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इससे हम चाइना की तरफ ज्यादा इशारा है। पाकिस्तान के कंट्रोल करने के तो पहले ही हमारे पास रेंज काफी है। इससे चाइना के सबसे उत्तर वाले इलाके में भी आप पहुंच सकते हैं। अग्नि 5 के कामयाब टेस्ट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तैयारी बिल्कुल आखिरी चरण में है। 3 अहम मुद्दों पर विचार के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इनमें अर्धसैनिक बलों की तैयारी को लेकर गृह मंत्रालय से बातचीत, मणिपुर के आंतरिक हालात और बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं। इन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं। काले धन को सफेद करने के आरोपी कोलकाता के व्यापारी पारसमल लोढ़ा ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। लोढ़ा से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में कई बड़े नामों के सामने आने की उम्मीद है और इसके आधार पर जल्द ही कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लोढ़ा के अलावा दिल्ली की एक लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से भी लगातार पूछताछ हो रही है। लोढ़ा पर रोहित टंडन और तमिलनाडु के माइनिंग माफिया शेखर रेड्डी के काले धन को सफेद करने में मदद का आरोप है। ईडी ने 22 दिसंबर को लोढ़ा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो 7 दिन की हिरासत में है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने केस से जुड़े कुछ दस्तावेज मांगने की एक याचिका खारिज कर दी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस में दलील पेश करने के लिए दस्तावेज मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। अब कोर्ट क्या आर्ग्यूमेंट दिए वो मुझे देखना पड़ेगा, परंतु मैं इसको अब सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मैं वहां इस पर बहस करूंगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बच्चों की याचिका पर एनजीटी ने कार्रवाई की है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार, डीडीए और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। पश्चिमी दिल्ली के 6 बच्चों ने मुंडका और किराड़ी में उद्योगों से हो रहे प्रदूषण को लेकर एनजीटी से कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। फिल्म अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मिथुन ने राज्यसभा के सभापति को भेजे गए अपने इस्तीफे में खराब सेहत का हवाला दिया है। मिथुन का राज्यसभा में अभी करीब 1.5 साल का कार्यकाल बचा था। मिथुन पर शारदा घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगा है। टीएमसी ने अप्रैल 2014 में मिथुन को राज्यसभा भेजा था। मिथुन ने इस दौरान सिर्फ 3 दिन राज्यसभा की। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को कोर्ट ने 2 लाख की सिक्योरिटी पर सशर्त जमानत दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस दौरान त्यागी को गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली एनसीआर के बाहर जाने पर भी रोक लगाई है। सीबीआई ने त्यागी को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। साथ ही इस मामले में त्यागी के चचेरे भाई संजीव त्यागी और गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया था, जिनकी जमानत पर अदालत
4 जनवरी को फैसला सुनाएगी। एसपी त्यागी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में 452 करोड़ रुपए रिश्वत के मामले में आरोपी हैं। रेलवे ने दुर्घटना के बाद दिए जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना कर दिया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। अब तक यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवार को रेलवे 4 लाख का मुआवजा देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 लाख कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी रेलवे को मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया था। रेलवे ने कहा है कि नया नियम वैध टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर ही लागू होगा। इसके साथ ही रेलवे नए साल में 200 और स्टेशंस को वाईफाई सुविधा से लैस करेगा। 2016 में 100 स्टेशन वाईफाई की सुविधा से लैस हुए थे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ अपनी तस्वीर पर भद्दे कमेंट करने वालों को करारा जवाब दिया। शमी ने कहा कि ये उनकी जिंदगी है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। दरअसल शमी ने फेसबुक पेज पर पत्नी के साथ एक फोटो डाली थी। इस तस्वीर में शमी की पत्नी हसीन जहां ने एक स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, जिससे नाराज होकर कट्टरपंथी भद्दे कमेंट करने लगे। इस पूरे मामले में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और सैयद किरमानी मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे और लोगों से देश की दूसरी समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। Nobody has the right to point a finger at him and his family or on his personal matters, not only in Shami, anybody for that matter.